दो चीज़ें हम लोग पीछे बात करके और वहाँ तक पहुँचे थे कि राजनीति का जो स्वरूप था वो सामाजिक न्याय के जो आंदोलन शुरू हुए थे उन पर आधारित होना चाहिए था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ है कि सामाजिक न्याय वाला पहलू गायब हो गया और उस आंदोलन से जो कुछ चीज़ें हासिल हुई थी उन पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो इसके पीछे किसका दोष आप मानते हैं, मैं ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं बात शुरू करूँगा मंडल आयोग से और फिर आपको बताऊँ क्या दोष किसका है, कैसे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार का जो घोषणा पत्र था, उन्होंने पार्टी का, जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसमें काका कालेलकर आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने की बात कही गई थी। काका कालेलकर आयोग ने मार्च सन 55 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए क्लास 1 की सर्विसेज में 25%, बाकी के सर्विस 33.1%, क्लास 4 में 40% और शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षण संस्थाओं 70% आरक्षण की अनुशंसा की थी। लेकिन ये रिपोर्ट जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंची तो उन्होंने काका कालेलकर को तलब किया और उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, ब्राह्मणों के लिए इसमें क्या है। तो काका कालेलकर घबराए और उन्होंने 30 मार्च को रिपोर्ट सबमिट की थी। 31 मार्च को जा करके कई पेज का एक नोट ऑफ डिसेंट लिख करके उनको दे दिया कि इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसको लागू किया जाएगा तो देश में विखंडन हो जाएगा। और वह रिपोर्ट जस की तस पड़ी। 1977 में जब पिछड़े वर्ग की बहुत सारे एमपी जीत करके गए तो उन्होंने घोषणा पत्र में जो मंडल वो काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही गई थी, उस पर उन्होंने दबाव डाला। ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और इलाहाबाद के रूपनाथ सिंह यादव, जो पहले प्रदेश की सम्मिलित सरकार में और सरकारों में मंत्री रहे थे और 1977 में प्रतापगढ़ से दिनेश सिंह को हरा करके संसद में पहुंचे थे, उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया आरक्षण के संबंध में। तो उनसे कहा गया कि आप बिल वापस ले लीजिए, हम इस पर विचार करें। तो उन्होंने 1978 में एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम बैकवर्ड क्लास के एमपीज थे और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो वहाँ पर उपस्थित हुए। 3 मूर्ति भवन में जो है ये मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मोरारजी देसाई आए थे, जगजीवन राम और चरण सिंह को भी न्योता दिया गया था, उन लोग ने। वहाँ पर मोरारजी देसाई ने कहा कि ये मंडल आयोग की रिपोर्ट, ये जो काका कालेलकर की रिपोर्ट है ये बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए इसको जो है फिर से एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो ये 1978 में उन्होंने उस बैठक में घोषणा की थी और उसी के फलस्वरूप 1 जनवरी 1979 में मंडल आयोग का बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में गठन किया गया और उसी की बात से सामाजिक न्याय का आंदोलन जो है वो चलाया गया। 1980 में जनता पार्टी हार गई और इंदिरा गांधी चुनाव जीती और कांग्रेस की सरकार फिर से केंद्र में बन गई। तो बहुत सारे लोगों ने, जिनमें बहुत प्रमुख रूप से चौधरी प्रकाश और स्वर्गीय चंद्रजीत यादव, ये प्रमुख रूप से उसमें लगे हुए थे, इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की चेष्टा की, उसके लिए प्रयास किया, मीटिंग कई की, सब कुछ होता रहा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको लागू नहीं किया। श्यामलाल जी थे, चंद्रजीत यादव जी थे, चौधरी प्रकाश थे और तमाम सारे एमपीज थे जो बैकवर्ड क्लास में गए हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से भेंट की एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में, लेकिन इंदिरा जी ने जो है उनकी बात को अनसुना कर दिया और उसको लागू नहीं किया। 1984 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया और
राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बना दिए गए, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी से भी चंद्रजीत यादव जी प्रयास करते रहे लोगों के साथ, बहुत सारे एमपी के साथ है, लेकिन राजीव गांधी भी उस बात को स्वीकार नहीं की। उनके अनुसार जो है ये जो मंडल आयोग की संस्कृतियों को लागू करना है वो है बहुत सारे लोगों का अहित करेगा, इसमें जो है क्षमता का, योग्यता का जो है ह्रास होगा, इसलिए इसको लागू करना उचित नहीं है। तो उन्होंने उसको लागू नहीं किया। 1984 में प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद उनका जो है वो मर्डर हो गया, राजीव गांधी का। राजीव गांधी के मर्डर होने के बाद, हाँ एक चीज़ और है कि राजीव गांधी के समय में ही विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उनकी कैबिनेट में थे और वो उनका जो है राजीव गांधी से मतभेद हुआ और उन्होंने बोफोर्स तोप को लेकर के जो है एक आंदोलन चलाया, जो जनता पार्टी कई हिस्सों में बढ़ गई थी। उसमें से बहुत सारे जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग थे, जो चरण सिंह के अनुयायी थे, उन्होंने एक नए दल का गठन किया जिसका नाम हुआ जनता दल। तो जनता दल के गठन की बात, जनता दल के भी एजेंडे में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें जो है मंडल आयोग की संस्कृतियों को लागू करने की बात की गई थी। धीरे धीरे ये इस बात का जोर पकड़ता गया कि ये जो है मंडल आयोग की सामाजिक न्याय के लिए जो है ये जरूरी है। तो दो हमारे नेता थे जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। एक तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, दूसरे थे चंद्रजीत यादव। चंद्रजीत यादव ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का गठन किया और चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने जो है नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज माइनॉरिटीज़ का जो है वो गठन किया। दोनों करते रहे। एक मीटिंग चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने बुलाई थी विक्की हाउस में संभवतः, उसमें जो है चंद्रजीत यादव भी सम्मिलित हुए थे और देवीलाल भी आए हुए थे। मान्यवर कांशीराम भी उस मीटिंग में आए हुए थे। मान्यवर कांशीराम आए, अपना भाषण समाप्त किया और उसके बाद वो अपनी भीड़ के साथ चले गए थे। देवीलाल ने वहाँ पर ये कहा था कि अगर 1% जाटों को भी आप इसमें शामिल कर लें तो हम आपका समर्थन करेंगे। चंद्रजीत यादव भी आए, चंद्रजीत यादव ने अपनी बात रखी, लेकिन चंद्रजीत यादव और चौधरी ब्रह्म प्रकाश में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को लेकर के मतभेद हो गया और उन्होंने कमेंट किया चौधरी ब्रह्म प्रकाश, क्योंकि जो लोग आए थे सतपाल सिंह यादव के नेतृत्व में, हमारा नेता कैसा हो, चंद्रजीत यादव जैसा हो, ये नारा लगा रहे थे। ये बात जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश को ठीक नहीं लगी, इस पर उन्होंने कमेंट भी किया और इसी के बाद दोनों का 2 सेंटर बन गया। तो बात जो मैं कहना चाहता था कि उसी मीटिंग में बीपी सिंह के एमिसरी बनकर के जो है रामविलास पासवान आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो है जो रिपोर्ट है मंडल आयोग की, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, सरकार इसको एग्जामिन कर रही है और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि तत्काल वो लागू करने के मूड में नहीं थी बीपी मंडल की सरकार, सॉरी बीपी सिंह की सरकार। तो वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई कि वो गए। लेकिन इसी बीच में देवीलाल जी में, जिन्होंने सत्ता का ताज बीपी सिंह के सिर पर रख दिया था, क्योंकि पहले जनता दल का जो संसदीय दल था उसकी जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल का चयन हुआ था कि देवीलाल प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देवीलाल ने इस प्रस्ताव के बाद ही जो है वो कहा कि मैं नहीं, ये बीपी सिंह जो है ये इसका नेतृत्व करेंगे, सरकार का नेतृत्व बीपी सिंह करेंगे और सरकार इन्हीं के हाथ में नहीं, प्रधानमंत्री यही बनेंगे। और वहीं पर वो बात खत्म हुई। लेकिन कालांतर में बीपी सिंह में और देवीलाल में झगड़ा हो गया, दोनों में पटी नहीं और बीपी सिंह ने देवीलाल को बर्खास्त कर दिया, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनको बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त होने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपने समर्थकों का 9 अगस्त 1990 को एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के, हरियाणा के, पंजाब के बहुत जाट लोग थे, वो जाट नेता वहाँ पर पहुँचने वाले थे और कार्यकर्ता पहुँचने वाले थे। एक बहुत बड़ा जो है आयोजन होने वाला था। तो इससे जो है बीपी सिंह के जो समर्थक थे उनमें घबराहट हुई और प्रमुख रूप से रामविलास पासवान और शरद यादव बीपी सिंह से मिले और उन्होंने कहा अगर आप अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मंडल आयोग की संस्कृतियों को लागू कर दीजिए।
इसी परिप्रेक्ष्य में 9 अगस्त के पहले ही 7 अगस्त को बीपी सिंह ने घोषणा कर दी कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। 27% का जो उसमें नौकरियों में आरक्षण देने का है उस चीज़ को हम लागू कर दें, लेकिन ये उच्च शिक्षण संस्थाओं में, वैज्ञानिक संस्थानों में और मिलिट्री में ये आरक्षण लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की संस्थितियों को लागू करने की बीपी सिंह ने घोषणा कर दी। इसके बाद ये जो एक आंदोलन हुआ, आंदोलन में मुख्य रूप से जाटों ने भी अपनी भूमिका निभाई थी जो मंडल आयोग के विरोधी थी, और एक केस इस बीच में हो गया। इसके खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन हुआ, आत्मदाह हुए, सब सारी चीज़ें चलती रहीं। एक केस हो गया जिसका नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, केंद्र सरकार। तो ये मुकदमा चलता रहा, पैरवी होती रही। इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी लालू जी ने। लालू जी ने राम जेठमलानी को वकील तय किया और उसका जो खर्चा था, उसका जो व्यय था, उन्होंने कहा इसका खर्चा हम वहन करेंगे। तो वो केस चला और 16 नवंबर 1992 को उस केस का फैसला हुआ, जिसमें यह कहा गया कि मंडल आयोग की 27% की जो ये संस्कृति है नौकरियों में आरक्षण देने की जायज़ है, ये वैध है, इसको सरकार कर सकती है, लेकिन इसमें जो क्रीमी लेयर है वो नहीं होगा। और क्रीमी लेयर की जो उस वक्त सीमा तय की गई थी, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए होगी, वो क्रीमी लेयर माना जाएगा, और उसके जो पाल्य होंगे उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसमें चंद्रजीत यादव के एक सहयोगी थे, द्रविड़ कसगम के तमिलनाडु के रहने वाले वी राजामणि। ये वी राजामणि उस वक्त कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये जितने सारे लोग थे इस सामाजिक न्याय आंदोलन में सभी सम्मिलित थे। प्रदर्शनों में सभी लोगों ने भाग लिया था। अब इसकी बात जो है देवीलाल के समय में ही, माने या जनता दल के सरकार के समय में ही जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वो लालू जी बन गए थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो इन लोगों को ये जो सत्ता में भागीदारी मिली, ये जो सत्ता के शीर्ष पर अपने अपने प्रदेश में बैठे, ये लोग जो है मंडल आयोग की संस्कृतियों को पूर्ण रूप से अपने प्रदेशों में लागू नहीं कर पाए। 27% तो हो गया। जैसे मुलायम सिंह ये ने 27% 94 में, जब वो बसपा के साथ सरकार बनाए थे, बाद के दिनों में 1993 में जो उनकी सरकार बनी थी बसपा के सहयोग से, तो 1994 में इन्होंने जो है एक आरक्षण के बारे में आदेश जारी किया था, शासनादेश जारी किया था, जिसमें रोस्टर की व्यवस्था थी। 1 से लेकर के 100 पदों तक का उसमें बताया गया था कि जनरल कहाँ पर बैठेगा, ओबीसी कहाँ पर बैठेगा और एससी कहाँ पर बैठेगा, किस किस नंबर पर, ये पूरा 1 से लेकर के 100 तक उसमें विवरण दिया था। और उसमें क्रीमी लेयर की भी उन्होंने परिभाषा जो है वो तय की थी कि 6 लाख या 10 लाख जिसकी आमदनी होगी वो जो है क्रीमी लेयर में आएगा। 10 लाख से कम आमदनी जिसकी होगी वो क्रीमी लेयर में नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया और वो 6 लाख की सीमा नहीं बल्कि वो 2-2.5 लाख तक की सीमा बाद में निर्धारित की गई थी। तो इस तरह से मंडल आयोग में या की जो संस्कृति थी, जिसको सामाजिक न्याय के रूप में लागू किया गया था, सामाजिक न्याय की जो अपेक्षा थी उसको पूर्ण करने के लिए जो लागू किया गया था, वो तो 1990, 93 तक, 94 तक लालू भी जो है 1990 में मुख्यमंत्री हुए थे और 1995 तक पहले उसमें मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह 93 हुए, 95 तक रहे मुख्यमंत्री, तो 89 हो गए थे, 95 तक रहे। लेकिन उनका जो है बीपी सिंह से लोगों की नहीं पड़ी। बीपी सिंह से सब मुलायम सिंह भी अलग हो गए, लालू भी अलग हो गए और अलग अलग दल उन्होंने गठित कर लिया। और मुलायम सिंह जो है वो चंद्रशेखर के साथ रहे। 1992 में वो उनसे अलग हुए, समाजवादी पार्टी का गठन किया। अब इन लोगों ने मंडल आयोग की जो संस्तुतियाँ थी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया।
मंडल आयोग की जो पहली संस्तुति थी वो हमारी आबादी 52% है, उसके हिसाब से 27% का आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि 27% से ज़्यादा इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। 22.5% दलितों का और जो है अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण है, और 27% ये हो जाएगा तो कुल मिलाकर के 49.5 पॉइंट होता है, जो 50% से नीचे है। अगर हम 27 से ज़्यादा करते हैं तो सीमा 50 से ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से वो 27% का जो आरक्षण लागू करने का था वो बिहार में भी हो गया। बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला था। कर्पूरी ठाकुर ने अपने समय में ही मंडल आयोग की संस्तुति लागू होने के पहले ही 26% का आरक्षण दे रखा था, जिसमें 12% का आरक्षण जो था है वो जो पिछड़ी जातियों में बढ़ी हुई जातियाँ थी, बड़ी जातियाँ, सशक्त जातियाँ थी, उनका था, और 14% जो कमज़ोर जातियाँ थी पिछड़े वर्ग की, उनके लिए था। 26% का था। वो चला आ रहा था पहले से, मेरे ख्याल से अब भी उसी रूप में वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 27% का आरक्षण था। वो 27% का आरक्षण मुलायम सिंह के जो बसपा के साथ जो सरकार बनी थी उसमें दिया गया था। तो ये तो है, लेकिन जो उसकी मंडल आयोग की 16 संस्तुतियाँ थीं, उसमें नंबर 2 पर संस्तुति थी कि पिछड़े वर्गों को भी अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की को जिस तरह से नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण है, उसी तरह से इनको भी आरक्षण 27% का दिया जाए। इसको किसी ने लागू नहीं किया। और जो उसके बाद की संस्तुतियाँ थीं कि व्यापार के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उन छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है उसमें जो थी वो उसको किसी ने लागू नहीं किया, और आज तक वो नहीं लागू हुई है। चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे प्रांत की सरकारें रही हो, किसी ने लागू नहीं किया। जिस प्रकार से जो सामाजिक न्याय को सर्वांग रूप से पूर्ण रूप से लागू किया जाना था वो किसी ने लागू नहीं किया, क्योंकि इसको जो लागू करने वाले थे, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन में शामिल थे, जैसे उसमें मुलायम सिंह यादव थे, जैसे उसमें लालू प्रसाद जी थे, रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान तो कभी राज्य की राजनीति में रहे नहीं। राज्य की राजनीति में रहने वाले मुलायम सिंह यादव थे और लालू प्रसाद जी थे। तो लालू प्रसाद जी की सरकार 15 साल तक रही, और मुलायम सिंह की सरकार तो थोड़े थोड़े दिनों के लिए आती जाती रही है, सिवाय 2012 को छोड़कर, जो अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो ये लोगों का जो एक उद्देश्य सामाजिक न्याय का था, उससे ये विमुख हो गए। विमुख इस अर्थ में हो गए कि 27% में नौकरियों में आरक्षण देने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनका उद्देश्य हो गया सत्ता में बने रहना, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों। सामाजिक न्याय को लागू करने से हट करके ये लोग अपनी सत्ता को और अपने परिवार को बढ़ाने में ही लगे रहे। लालू प्रसाद जी का भी परिवार जो है उसमें उनके सारे सब जो है प्रभावशाली रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि 15 साल राबड़ी देवी के नेतृत्व में जो अंत में सरकार उनकी थी, वो सरकार जो है वो चली गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो सत्ता में लौट करके नहीं आए, और उनके ऊपर आय से अधिक स्रोत का और चारा घोटाले का आरोप लगा, और उसकी सजा वो पा गए हैं। 6 साल चुनाव नहीं हो सकते। मुलायम सिंह को भी 8 से अधिक स्रोत का मुकदमा चला, किसी तरह से उन्होंने उसको निपटा लिया, सटा लिया, उससे वो बरी हो गए। और उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, डरे हुए होंगे, हाँ डरे हुए थे। तो इसलिए इस प्रकार से इन सब लोगों का जो कार्यक्रम जो इन लोगों का बना, इन लोगों का जो भी राजनीति में दखल रहा, वो अपने परिवार तक सीमित हो गया। मुलायम सिंह परिवार में 18-19 लोग जो हैं वो सत्ता के किसी न किसी पायदान पर हैं, MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, या कहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, या कहीं पर ब्लॉक प्रमुख हैं, कहीं पर क्या हैं। सब इस प्रकार से मिलाकर के 19 लोग जो है उनके परिवार की राजनीति के किसी न किसी पायदान पर हैं, और वो सारा उनका जो है खेल किसी तक सीमित रह गया है, इससे आगे नहीं चला है। यस कंटिन्यू। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को चरितार्थ करने का काम पूर्ण रूप से किसी ने नहीं किया। मैं तो कहता हूँ आंशिक मात्र ही, अंश मात्र ही उन्होंने जो है इसको चरितार्थ किया। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं।
और सत्ता का संघर्ष आपने भी दिखा होगा समाजवादी कुनबे में मुलायम सिंह के परिवार में किस प्रकार संघर्ष चलता रहा और मुलायम सिंह दरकिनार हो गए और अखिलेश यादव जो है वो आगे आ गए हैं। उन अखिलेश यादव के भी एजेंडे में, उनके माइंडसेट में सामाजिक न्याय की अवधारणा शून्य है। वो उससे बहुत परे हट गए हैं। उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। मंडल आयोग की जितनी संस्तुतियाँ हैं 1 से लेकर के 16 तक, उनके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनका कोई चिंतन नहीं, उनकी कोई सोच नहीं है। और जो सामाजिक न्याय के लिए कमिटेड थे, मान्यवर कांशीराम भी थे। मंडल आयोग को लागू करने में मान्यवर कांशीराम का योगदान कम नहीं है। मान्यवर कांशीराम ही साइकिल से यात्रा करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। और 85% की बात वो किया करते थे कि 85% लोगों का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम जीत नहीं लेते हैं। तो उन्होंने तमाम पिछड़ी जातियों को, जिसमें सवर्ण जातियों को छोड़ करके सबको उन्होंने गोलबंद किया। और बहुजन समाज पार्टी पहले उन्होंने वामसे बनाया, फिर DS4 बनाया और इसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी बनाई। और एक मज़े की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ, उसकी जो पहली बैठक हुई, औपचारिक बैठक हुई, उसका उद्घाटन जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव जी ने किया था। वो बहुजन समाज पार्टी को सम्मेलन में वो गए थे और उन्हीं के उसमें जो है मुख्य आतिथ्य में वो सम्मेलन हुआ था। तो मान्यवर कांशीराम का जो अहम रोल था मंडल आयोग को लागू करने में, वो हमारे पिछड़ी जाति के लोग उसको नकार देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि मान्यवर ने भी मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए बड़ा संघर्ष किया था। लेकिन कालांतर में उनका भी जो है सत्ता के प्रति मोह जागृत हो गया। 1993 में जो सरकार सपा बसपा के नेतृत्व में बनी थी, 2 जून 1995 को वो सरकार बर्खास्त हो गई। मायावती जी भाजपाइयों के चक्कर में आकर के जो है मुख्यमंत्री बन गई और धीरे धीरे उनका भी जो रोल रह गया केवल सत्ता में काबिज रहने तक का ही रह गया। और उन्होंने जो है पिछड़ी जातियों में भी कुछ जातियों को उन्होंने नकार दिया। जैसे यादव लोग हैं, यादवों को उन्होंने फिर कोई प्रश्रय नहीं दिया। उसका कारण ये था, कारण ये क्या था कि जब 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस गेस्ट हाउस कांड में जो बसपा से यादव लोग जीत करके आए थे, मुलायम सिंह की तरफ चले गए और मायावती को परेशान करने का, तंग करने के, जैसा वो कहते हैं कि मेरा ब्लाउज फाड़ा गया और मेरे साथ ये होगा, मुझे मारने की प्लान थी। तो वो सब सारी घटनाएं हुई। उस घटनाओं में मुख्य रूप से यादव लोग ही 2-4 शामिल थे, जो बताया गया है। तो इस प्रकार से मायावती का यादवों से मोह भंग हो गया और उन्होंने यादवों को फिर उसके बाद से कभी ज़्यादा प्रश्रय नहीं किया। और वो इसके बजाय उन्होंने ये सोचा कि हम सवर्णों को मिलाएं। उनका जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो गौतम बुद्ध का नारा था, जो उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की थी। और मान्यवर कांशीराम भी जो कहा करते थे, लगता राजू और तलवार इनको मालूम जूती 4, जो सवर्णों को नकारते थे, उस नकार को उन्होंने ख़त्म कर दिया और सवर्णों की तरफ झुक गए। और उन्होंने ये तय कर दिया कि ब्राह्मण के साथ मिल करके जो है हम जो है ये सत्ता की लड़ाई जीत सकते हैं। और उनका झुकाव जो है ब्राह्मणों को खुश करने की तरफ होगा। उसके लिए उन्होंने भाईचारा आंदोलन चलाया और हर जाति की भाईचारा के रूप पर मीटिंग की। उन्होंने ब्राह्मणों की अलग की, राजपूतों की अलग की, यादवों की अलग की, कुर्मियों की अलग की, गडेरियों की अलग की। इस तरह से हर एक जाति के भाईचारा समिति की गठन के समिति के नाम पर उन्होंने किया। तो वो मान्यवर का जो योगदान था पिछड़े वर्गों को आगे ले जाने का, उससे भी उनका मोह भंग हो गया। वो उसको उन्होंने पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं किया, लागू नहीं किया उन्होंने जो है। और मायावती जी को सत्ता में स्थापित करने तक ही उनका आंदोलन सीमित हो गया। और वो कहते थे कि हम तो किसी भी तरफ जा सकते हैं जिससे हमको सत्ता में भागीदारी मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बस भाजपा हो, हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। ये खुला खेल था उनका, उन्होंने उसको छिपाया भी नहीं। तो धीरे धीरे जैसे समाजवादी पार्टी का, जैसे लालू जी की पार्टी का सामाजिक न्याय से हटना सुनिश्चित हो गया, उसी तरह से मायावती जी का भी सामाजिक न्याय के आंदोलन से विमुख होना तय हो गया।
वो भी उसको लागू करने में नहीं, वो केवल अपनी सत्ता बचाने में वो भी लगी नहीं। जैसे समाजवादी कुनबा जो सत्ता बचाने में लगा रहा, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की एक छत्र नेत्री जो हैं वो मायावती भी उसी तरह से लगी। तो जो आपने ये सवाल किया कि ये सामाजिक न्याय का वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है इसमें वो क्या हो रहा है, तो मेरी जो स्पष्ट मान्यता है कि अब सामाजिक न्याय की लड़ाई सरकारों के द्वारा संभव नहीं है। कोई भी सरकार नहीं, चाहे वो अखिलेश के नेतृत्व की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार हो, चाहे भविष्य में आ सकने वाली मायावती के नेतृत्व की सरकार होगी, कोई भी सरकार जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति हो गई सामाजिक न्याय की। उसके बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, तो बीच बीच में जो है हो सकता है कि वो श्रृंखलाबद्ध रूप में न आई हो चीज़ें, लेकिन नहीं, बहुत वो मुझे लगता है वो बहुत बदलाव हमने देखा, दृष्टिकोण में जो बदलाव मैंने देखा कि जो लड़ाई 1977 में शुरू हुई थी या 1977 और पीछे जहाँ 1967 से शुरू हुई थी, जबकि पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उत्थान हुआ, पिछड़ी जातियों का जो राजनीति में प्रवेश हुआ वो 1967 से 1967 से और 1977 तक आते आते और प्रगाढ़ हो गया। और इसकी परिणाम स्वरूप 1990 में 1989 में मुलायम सिंह जो है मुख्यमंत्री हो गए और 1990 में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हो गए। उसके पहले कर्पूरी ठाकुर हो चुके थे। लेकिन ये इस दिशा में बढ़ने का क्रम होना चाहिए था कि सामाजिक न्याय के प्रति इनकी पक्षधरता प्रबल होती जाती, लेकिन वो नहीं हुई। उससे वो विमुख होते चले गए और मात्र सत्ता के जो है वो खेल में ही शामिल रहे और उससे आगे कुछ हुआ बढ़ करके नहीं किया। और इस वक्त उनके एजेंडे में भी यह नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां हैं उनके एजेंडे में सामाजिक न्याय को पूर्ण रूप से लागू करना। सामाजिक न्याय को लागू करने का मतलब होता है मंडल कमीशन की जितनी संस्कृतियां हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जो उनकी संस्कृतियां हैं या नौकरियों में हैं, उन सब में वो लागू करने के लिए कोई तैयार